सबका समर्थन तो विकसित गांव की श्रेणी में गांव का नाम लिखा कर रहेंगे। जो वादा किया वो वादा निभा कर रहेंगे। अभी दूसरी बात, जहां भी देखो विकास नजर नहीं आता, बेईमानों की भीड़ में ईमानदार नजर नहीं आता। अगर होता गांव में विकास और तरक्की तो युवा इस तरह से बेरोजगार नहीं होता। नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अभी इस वक्त भारत युवजन पार्टी यानी BCY उलपल्ली न्यानेश से मुलाकात कर रहे हैं। ये एक ब्रांड है, इनमें एक खतरनाक खूबी है जो कि वो खूबी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो एक वकील है पेशे से और एडवोकेट भी माने जाते हैं। LLB करके फिर भी लोगों की, जनता की सेवा के लिए अपनी जो जवानी है उन पर निछावर करना चाहते हैं और अपनी जो जवानी की दास्तान है वो लिखा कर जाना चाहते हैं। इसलिए बड़ी हिम्मत कर और सभी का सपोर्ट मांगने के वास्ते आज इस वक्त अपने पैरों पर खड़े रहने के वास्ते और जिले को अपने मजबूत कराने के वास्ते BCY यानी भारत युवजन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार करार किए गए हैं और इनको टिकट भी मिली है। चलिए इनसे बात करेंगे, इनसे मुलाकात करेंगे, पूछेंगे कुछ सवाल, कुछ जवाबात इनसे और कुछ छटपटे भी सवाल रहेंगे। ये किस वजह से LLB छोड़कर यानी LLB रहने के बावजूद, एडवोकेट रहने के बावजूद भी ये फील्ड में, राजनीति फील्ड में किस तरह से पहुंचे और ये आगे चलकर आदिलाबाद जिला वासियों के लिए क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर आपको। आप बहुत खुशी की बात है सर कि एक युवा एक जिला वासियों के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ करने का ठान लिया है, क्योंकि बहुत से युवाएं आजकल दूसरी लत में हैं। आप मेरे कहने का मतलब समझ सकते हैं। आपकी कुछ युवा है जो वो कमाई के पीछे या तो फिर कोई और शौक के पीछे या शादी ब्याह के पीछे या अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हमने जब आपको देखा कि आप एक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार जिले के उम्मीदवार यानी MLA के कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, यानी MLA विधायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक युवा में साहस होना चाहिए और माय माउली के सभी दर्शक के ये बिल्कुल एक बात सच्ची है, युवाओं को राजनीति में आना बहुत जरूरी है। अगर युवा पीछे जाते रहेंगे तो राजनीति भी पीछे जाती रहेंगी। वही संदेश देने के लिए हम न्यानेश से बात करेंगे। वो एक LLB है और उनसे भी हम कुछ आगे बात करेंगे, सवालों के जवाब पूछेंगे। सर, सबसे पहला सवाल सर, आप एक वकील यानी एक एडवोकेट LLB कर फिर आपकी तो अच्छी खासी कमाई होती है उसमें, फिर आप ये फील्ड में, राजनीति फील्ड में आने का मकसद क्या है? सबसे पहले माय माउली प्रेक्षकों को नमस्कार और आदिलाबाद जिला वासियों को नमस्कार, जय भीम, आदाब। अब पूछ रहे हैं मुझे कि हम वकील बने और राजनीति में आने का क्या अवसर है। हम बताते हैं, देखो आदमी पैदा ही एक पॉलिटिशियन है। जब आदमी एक माँ के पेट में से निकलता, जब से इस दुनिया को सीखना चालू हो जाता उसका, तो वहीं से उसका पॉलिटिक्स करना चालू हो जाता। तो आजकल अपना जिम्मेदारी है हर बंदे का, आपका भी हो दो, यहाँ पे कोई भी आदिलाबाद जिले के कोई भी एक आम आदमी का जिम्मेदारी है ये आदिलाबाद पॉलिटिक्स में उन्होंने शामिल करना चाहिए और अपने जिंदगियों को सुधारने का एक ही मकसद है, पॉलिटिक्स से ही अपन जिंदगियों को सुधार सकते बोल के चाहे हम बीटेक के साथ LLB करके हम एडवोकेट करते क्यों बोले तो आज आदिलाबाद जिला ऐसा सिचुएशन पे यहाँ के बहुत सारे युवा, आप बोले कोई अलग अलग नशाओं में है, कोई बच्ची के नशे में, कोई दारू के नशे में, कोई गांजा के नशे में, कोई कुछ काम धंधा नहीं है। आज कितने के आदिलाबाद स्लम्स है, वहाँ पे बीटेक करके है, हमारे सत्समान पढ़ के, मगर उन्होंने कुछ भी काम धंधा नहीं, क्यों बोलते उनको एक्सपोजर नहीं है सोसाइटी के ऊपर। तो इसलिए उन सबसे जुड़ के एक युवा हूँ। मुझे पता है कि आदिलाबाद का युवा और आदिलाबाद का हर घर क्या सोच रहा मुझे पता है। मैं भी एक मामूली घर का एक युवा हूँ कि मामूली घर में युवा कैसा सोचते वो मुझे पता है। वो सोच को बदलना चाहिए, वो सोच को अपन डेवलप करना चाहिए। क्यों बोले तो वो सोच, हम हैदराबाद में पढ़े लिखे 12 साल से हैदराबाद में पढ़े लिखे रह रहे, वहाँ का माहौल क्या है और आदिलाबाद का माहौल क्या है। खाली ये माहौल को बदलना बोले तो सिर्फ राजनीति में शामिल होने के साथ ही ये माहौल को बदल सकते बोल के हम आज राजनीति में आना चाह रहे और यहाँ पे हर घर के युवाओं को हम बदल के दिखाएंगे जल्दी से जल्द। इसलिए आपके सामने मैं MLA के उम्मीदवार से आपके सामने आया हूँ, आदिलाबाद के जनता, आदिलाबाद के असेंबली के सामने आया हूँ।
न्यानिश, ये एक बात तो आपकी ये परफेक्ट है, सही है, लेकिन न्यानिश अभी इस वक्त जैसा कि हम देखते हैं कि अभी आपके जो अपोजिशन में हैं, यानी अब बड़े बड़े दिग्गज नेता है, एक हाँ। पायल शंकर, दूसरा जोगू रामन्ना, तीसरा संजीव रेड्डी और चौथा नया नया जो लीडर है वो कांग्रेस से है कंदी श्रीनिवास। हाँ। फिर ये बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ में अब ये बीसीवाई जो पार्टी है आपकी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे या फिर इनके साथ में आप जंग लड़ेंगे? देखो, जंग तो लड़ना ही पड़ेगा। एक बार अपन जंग के लड़ाई में उतरे तो जंग तो लड़ना ही लड़ना है। बड़े दिग्गज नेता तो हमें पढ़े लिखे उनसे। फिर भी आपके पार्टी का अभी तक कोई प्रचार नहीं, कुछ भी नहीं, ये भी पार्टी अभी नई दिखाई दे रही, ऐसा लोगों का टॉक है, इसमें क्या तो बोलेंगे? मैं पार्टी नहीं होंगी, मैं तो पुराना हूँ। मैं 6 साल से बेला के हर गांव, बेला के जितने भी ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत में हम घूम चुके हैं। क्यों बोले तो यहाँ सांगड़ी से लेके बेदोड़ा, देगांव, पाटन, चपराला, जुनोनी और सोनकास, सदलपुर, सिरसाना, ये आवलपुर, ये पूरे एरियाज हम घूम चुके हैं। हर वहाँ के हर युवा से बात कर चुके हैं। यहाँ हम कोई कुछ नए नहीं है। हम 6 साल पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे घूमने के बाद पता हुआ, हम जब विद्यार्थी थे, जब विद्यार्थी के समय हम यहाँ पे घूमा। मैं घूमने के बाद यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जो भी बोल रहे ना दिग्गज नेता, उन्होंने दिग्गज नेता नहीं है, उन्होंने यहाँ के युवाओं को डराने वाले नेता है। यहाँ के युवाओं को डराने वाले नेता है। और यहाँ के युवा ने मुझे बताया कि हम कुछ ना कुछ बनना चाहिए। यहाँ तो ही मैं एक डिसीजन लिया कि LLB पढ़ाई करूं और एक वकील बनूं और यहाँ जो भी डर है वो डर को खत्म करूं बोल के ही मैं ये 5 ईयर स्पैन में मेरा LLB कंप्लीट करके एक वकील बन के आपके सामने आया हूँ। और बिल्कुल आदिलाबाद के जो दिग्गज नेता मान रहे हैं ना, आओ मेरे सामने बता तुम, आप दिग्गज है कि हमारे युवा दिग्गज है। आदिलाबाद के लिए हम क्या करना चाह रहे, हमारा आदिलाबाद का एक नौजवान का एक दर्द है, पेट का दर्द है। आज रोजी रोटी नहीं मिल रही आदिलाबाद के युवाओं को। तुम कैसा दिग्गज नेता हो? दिग्गज किसको बताते? कोई आम आदमी के बारे में और आम जनता के बारे में। 40 साल से कोई लीडरशिप में है, कोई 50 साल से है, कोई 25 साल से, कोई 20 साल से है, फिर उनके सामने आप नए हैं। मेरे कहने का मतलब ये, तो फिर अब आदिलाबाद जिला वासियों के लिए क्या करना चाहते हैं? देखो दिग्गज नेता, मैं वही बता रहा हूँ आपको, दिग्गज नेता है ना। हम भी ये जोगराम माना को एक टाइम पे वोट डाले, ये शंकर को वोट डाले, सो कैंडिडेट है। हमारा उम्र 27 ईयर्स है। 27 ईयर्स में हम जो कुछ भी सीखे, ये जो सो कॉल्ड दिग्गज ने बता रहे ना, उनका ने से सीखा। आज जोगराम माना है ना, 2 एकड़ का जमीन था और 2 भैंस चराने वाले थे। तो हमको लगा कि वो एक गरीब का सोच और पेट दर्द उनको समस्या बोल के हम जिताते आए। मगर उन्होंने कुछ उनका घर का देख लिए, मगर उनके घर के बेटे को चेयरमैन बनाए, उन्होंने MLA बने। उनके पार्टी उनको बोलती कि उन्होंने दिग्गज नेता नहीं। क्यों बोले तो उन्होंने 2014 से 18 तक यहाँ के मिनिस्टर थे। अभी उनका क्या हो गया, अभी उन्होंने MLA है, तो उनका डिमोशन हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ। तो पब्लिक चीज बोल रही है और उनका खुद का पार्टी बोल रही कि उन्होंने दिग्गज नेता नहीं है। और यहाँ के शंकर साहब उन्होंने दिग्गज नेता नहीं। क्यों बोले तो उन्होंने 2014 से 18 तक यहाँ के मिनिस्टर थे। अभी उनका क्या हो गया, अभी उन्होंने MLA है, तो उनका डिमोशन हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ। तो पब्लिक चीज बोल रही है और उनका खुद का पार्टी बोल रही कि उन्होंने दिग्गज नेता नहीं है। और यहाँ के शंकर साहब है, 15 साल से यहाँ पे अपोजिशन मेंटेन कर रहे, मगर यहाँ के मुद्दों पे क्यों नहीं लड़ रहे? बोले तो उनका मिली भगत कुछ सोच है बोल के समझ में आ रहा। आज बेला में मराठी डिग्री कॉलेज प्रॉपरली नहीं। आज बेला के कितने की युवाएं नागपुर जाते, यवतमाल जाते, हैदराबाद जाते, कुछ छोटी से मोटी डिग्री करने के लिए भी हैदराबाद जाना पड़ रहा। सरकार का एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं है। अभी आप आदिलाबाद युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारा पूरा देखो, जो भी करना है युवाओं के लिए करना है। क्यों बोले तो आज का युवा कल का फ्यूचर है। आज हम आगे बढ़ रहे बोले तो हमारे जो भी माँ और बाप है, हमारे को पूरा उनकी जिम्मेदारियां पहुंचाए। आदिलाबाद के कितने भी दर्दीले कहानियां हैं वो पूरे हम नज़दीक से देखे। हर घर के कहानी हम सुन के आदिलाबाद के युवाओं के लिए हम क्या बताते बोले तो हर मंडल में 5 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे यहाँ पे कपास ज़्यादा उगता, कॉटन विक्स मेकिंग होंदो, अगरबत्ती के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंदो। यहाँ पे सोया ज़्यादा उगता, सोया से सोया सॉस, सोया स्नैक्स, सोया स्टिक्स
ऐसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना हो दो, और नैपकिन्स हो दो, और पेपर प्लेट्स हो दो, और कैंडल्स हो दो, ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। यहाँ के माहौल के साथ, यहाँ के युवाओं को मिलने के बाद, इलेक्शन के बाद उनसे भी हम मिलजुल कर कुछ और सोच के हर मंडल को एक 5 कुटीर परिश्रम लगा के आदिलाबाद के युवाओं को आज जो ये नेता, ये दिग्गज नेता उनको दारू पिला के उनको पूरा उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ युवाओं का शादियां नहीं हो रहे आजकल के दिनों में। ये पूरा अपन चेंज करना बोले तो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता उनको 4 रुपए कमाते और उनकी जिंदगियां सुधारते और सोशल स्टेटस ऑफ एवरी यूथ चेंज होता बोल के हमारा सोच है। जीतने के बाद आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? जीतने के बाद देखो, हम है ना आदिलाबाद के मुद्दे के लिए जो भी पार्टी हम सपोर्ट करेंगे, हम बाहर से उनको सपोर्ट करेंगे। फिर भी आप थोड़ा खुल के बताएंगे हम कि जीतने के बाद आप कौन से, हमें भी दर्शक भी समझ जाएंगे कि भाई अब ये आगे चलते एडवोकेट जो है ये आगे जीतने के बाद अगर जीत हो जाएगी तो फिर आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आज केसीआर और MIM तो असदुद्दीन ओवैसी दो भी मिलके, मगर असदुद्दीन ओवैसी कभी भी केसीआर का कड़वा नहीं पहनता, बाहर से ही सपोर्ट करता। आज आदिलाबाद के लिए, आदिलाबाद मुद्दों के लिए जो भी गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस हो दो, चाहे बीजेपी हो दो, चाहे TRS हो दो, और कोई भी थर्ड फ्रंट रह दो, फोर्थ फ्रंट रह दो, अगर उन्होंने काम करने को रेडी है, हम जैसा MIM TRS को बैक एंड में सपोर्ट करता फ्रेंडली, वैसा ही हमारे ही पार्टी में रहते हैं और हमारे मुद्दों को जो भी सपोर्ट करता उनको बाहर से हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो मिलजुल कर सरकार बनाएंगे, मिलजुल कर बराबर पीछे रहेगा और सामने कोई भी अन्य पार्टी रहेंगे तो उसके लिए आप काम करेंगे। सर ये बात ठीक है, युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप युवाओं के नेता ऐसा माना जा रहा है और छोटे छोटे गाँव में भी आपकी चर्चा चल रही है, बड़े शहरों में भी आपकी चर्चा चल रही है, तो युवाएं आपसे क्या उम्मीद लगाए हैं और आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, युवाओं का उम्मीद जो भी है हम पूरा सुन चुके गए 5 साल से, और उसलिए हम ये बहुत बड़ा डिसीजन लिए, यहाँ के अभ्यर्थी बन के आपके सामने आए। आदिलाबाद में आज पढ़ने लिखने के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए यहाँ पे कुछ कॉलेजेस नहीं है, वहाँ युवाओं का दर्द है। यहाँ से 300 किलोमीटर, बेला से तो 350 किलोमीटर दूर पर हैदराबाद है। हर चीज़ के लिए हैदराबाद जाना, पढ़ने के लिए हैदराबाद जाना, जॉब करने के लिए हैदराबाद जाना, कुछ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए हैदराबाद जाना। हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी है, इधर वारंगल में काकतिया यूनिवर्सिटी है, निजामाबाद में तेलंगाना यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, मेदक में IIT हैदराबाद है, इक्री सैट है, नलगोंडा महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, पालमूर यूनिवर्सिटी, महबूब नगर। हर डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी रहने के बावजूद भी आदिलाबाद में क्यों नहीं है, हमारा सोच है। क्यों बोले तो हैदराबाद से ये जितने भी जिले लगभग 200 किलोमीटर के अंदर है, मगर आदिलाबाद ऐसा जिला है 300-350 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ से बेला से लोग जाना है तो 350 किलोमीटर आएगा लगभग। तो हम यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी आए तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सिटी होना, क्यों बोले तो आज आदिलाबाद है ना 40 ईयर्स 50 ईयर्स से बैकवर्ड है। जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में हो दो, अभी तेलंगाना आने के बाद भी सिद्दीपेट, गजवेल, सिरसिल्ला डेवलप हुआ, मगर आदिलाबाद में कुछ नहीं आया। आपको भी पता है, आप भी आदिलाबाद के एक रिपोर्टर है, आप रिपोर्ट करते रहते हैं। आदिलाबाद में ये रोड के सिवा क्या डेवलप हुआ? आज तेलंगाना का बजट साल के 3 लाख करोड़ से, तो अपन डिवाइडेड बाय 119 कॉन्स्टिट्यूंसीज करें तो भी 3000 करोड़ रुपए अपने को सैंक्शन होना चाहिए। फिर उसमें कितना सैंक्शन हो रहा अपने को बताइए? लगभग आज एक 250 करोड़ रुपए का रिंच सुपर स्पेशलिटी आया, एक 100 करोड़ के रोड्स आए, और क्या है पेनगंगा प्रोजेक्ट बनने का क्या आया? चेनका कोरटा बैरेज बनाए। बैरेज से क्या होता? पानी डाइवर्शन होता, पेनगंगा डैम से वाटर स्टोरेज होता, और वाटर स्टोरेज होने से यहाँ के अगर वही वाटर को केनाल से अपन हर गांव को लेके यहाँ के काश्तकार लोगों को 3 टाइम उन्हें फसल उगा सकते हैं, उनका इकोनॉमिकल स्ट्रेंथन हो सकते हैं, और उनका जो भी सोशल स्टेटस उनका डेवलप होता। तो इस पूरे मुद्दे पे हम यहाँ के युवाओं को सुन के ही आपके सामने आए हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे 250 करोड़ से सुपर स्पेशलिटी बना है, मगर वो सुपर स्पेशलिटी में यहाँ नेता लोग क्या बोलते, पोजीशन में हो दो अपोजिशन वाले डॉक्टर्स नहीं आ रहे बोल के एकला लड़ाई करे तो डॉक्टर्स आने को तैयार नहीं है बोलते। हम क्या बताते बोले तो एक स्पेशल बिल पास करो। ये आदिवासी का जिला है, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 100% एक स्पेशल बिल लगा के स्पेशल अलावेंसेस देंगे यहाँ के डॉक्टर्स जो भी आ रहे, तो ऑटोमेटिक अगर स्पेशल बिल पास करे असेंबली में
तो डॉक्टर्स को भी चल पड़ के यहाँ के काम करना ही पड़ेगा। ये पूरे यहाँ के मुद्दे हैं, हम युवाओं के मुद्दे हैं। क्यों बोले तो छोटा मोटा भी चोट होता तो हैदराबाद जाना और 3 लाख 5 लाख का बिल फाड़ के आना पड़ रहा यहाँ के आम आदमी का। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ही एजुकेशन, यहाँ पे ही एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे ही ट्रीटमेंट मिल गया तो आदिलाबाद का हर एक आम आदमी हैप्पी से रहता बोल के हमारा सोच है। नैनिश, ये सब युवाओं की बात तो हमने सुना और आदिलाबाद में किस तरह से हालात है ये भी हमने सुना, आपके जुबानी सुना, वो ठीक है सभी। अब आपका जो निशान है वो एक किसान हाथ में लिए गन्ने का निशान है, तो आप किसानों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? यानी किसानों को किस तरह से आप जीतने के बाद में किसानों को किस तरह से सहूलत दी जाएंगी? और अभी इस वक्त तेलंगाना जो सरकार है वो किसानों के लिए भरपूर योजनाएं लाई है, तो आप इसमें नया क्या चेंजेस करेंगे? देखो, जो योजना लाए 10 साल के नीचे जैसा किसान है अभी भी वैसा ही है। देखो, रैतु बंधु आने के बाद बावजूद किसान का कौन सा घर आज बेंच कार मेंटेन कर रहा, किसान का कौन सा घर आज 10 फ्लोर का 10 मंजिल का बिल्डिंग बनाया, ये बताओ ना। देखो, इतने योजना करने के बाद तो सहूलत मिली होगी ना? नहीं, थोड़ी बहुत तो सहूलत मिली। कब तक ये थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे? पूरी कब होगा? हम आए आपके सामने पूरी करने के लिए कि देखो, री इंजीनियरिंग होना चाहिए जिंदगी में। कब तक योजना देंगे योजना नहीं, कुछ चर्चा करो, कुछ डिसीजन लो, कुछ इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग करो और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट लाओ। क्यों बोले तो आज देखो, इतना रैतु बंधु आने के बावजूद भी आज 3% 5% इंटरेस्ट पे यहाँ के काश्तकार लोग इंटरेस्ट पे लग जाते हैं और उनका जो भी एग्रीकल्चर के काम आए, जो भी खेती बाड़ी के काम आए, उन्होंने 6 महीने करते और उनको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो कम प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमारा यही कहानी है कि यही कहना है कि आदिलाबाद में पूरा है ना, लगभग 100 से 90% जो भी रिसोर्स ऑफ इनकम है वो पूरा एग्रीकल्चर है। तो हम क्या कहते हैं बोले तो 100% जो सोशल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग होना चाहिए, उस मुद्दे पे हम आगे आते हैं और फार्मर से बात करते हैं। एक यूनिट बनाते हैं, 50 फार्मर्स का एक यूनिट बनाते हैं और यहाँ के फार्मर्स को कॉटन के साथ, सोया के साथ और कुछ फाइनेंशियल इकोनॉमिकल क्रॉप ग्रो करने का, और उनको जो भी लोन्स आ रहे हैं। देखो, आज फार्मर इतना रैतु बंधु आने के बाद भी और कुछ योजना आने के बाद भी क्यों बैकवर्ड है बोले तो उनका सोच में बदलाव लाना चाहिए। उनका जो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें बदलाव लाना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उनका फसल में भी डेवलपमेंट होता, उससे उन्होंने फाइनेंशियली स्ट्रेंथन होते हैं। ये हमारा सोच है। आज भी आप देखते वो तो एक कम चीप क्वालिटी फर्टिलाइजर्स होंदो, चीप क्वालिटी सीड्स होंदो, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ने के बावजूद भी ये रूरल होंदो हर जगह ये मिल रहे। ये कहाँ पे जा रहा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम? ये इस काम ऐसे छोटे छोटे गलतियां हम हमारे जो भी 5 साल में आगे 5 साल में हम होने नहीं देंगे और फार्मर के लिए 100% उनका जो भी लाएंगे और फार्मर्स में एक यूनिटी लाएंगे, फार्मर्स में एक मार्केट एक्सपोजर लाएंगे। यहाँ पे कॉटन 9000 है, 12000 करने जाएंगे। आज स्टॉक मार्केट के ऐसा हर चीज दाम आज एक है तो कल एक रह रहा। तो आज वही हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास जो पढ़े लिखे युवा हैं, हमारे पास पढ़े लिखे हर चीज है, तो उसको एक्सपोज करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हमारा एक ही बात है, यहाँ युवा हो दो, यहाँ काश्तकार हो दो, या आम आदमी हो दो, यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो दो, हर एक ला उनका घर में सुख शांति से एक सोशल स्टेटस। बोले तो आज डर क्या है बोले तो एक करोड़पति बेंच कार में गए तो आज आदिलाबाद में डर क्या है बोले तो अरे कहाँ ये पीवाटा पीएसओ यूथ आके पत्थर मारते बोल के एक डर से करोड़पति डर रहा। और पीए वाला यूथ पढ़े लिखा है, पढ़े लिखा रह के उन्हें क्या जिंदगी है मेरी, मैं इतना पढ़े लिखे तो पढ़े तो हम डेवलप होते बोल के हम सोचे, मगर ये पढ़े तो उल्टा हो जा रहा। आज कितने की अब आज नहीं पूरा तेलंगाना में युवा पूरे परेशान है, युवा विद्यार्थी पूरे परेशान है। केवल तो रोजगार नहीं है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, नोटिफिकेशन आए तो भी पेपर लीकेज हो रहा, पेपर लीकेज नहीं हुआ तो भी उन्होंने क्या बोलते जो भी उन्होंने रिजल्ट में कुछ अंदरूनी मैनेजमेंट चल रहा, ये पूरे गलतियां हो रहे। तो इससे पूरा युवा हो दो
आज काश्तकार भी युवा से लिंक है। क्यों बोले तो काश्तकार उन्हें जब पैसे कमाता और उनके बच्चों को बढ़ाता, वो बच्चे को विद्यार्थी के दशे में से ही उन्होंने चला रहा ना। तो हम क्या बोल रहे बोल तो विद्यार्थी युवाओं को हम फुलफिलमेंट करें तो ऑटोमेटिक वहाँ के एग्रीकल्चर भी सेट होता बोल के हमारा सोच है। ज्ञानेश जी, आप जनता को वोट किस बुनियाद पर मांग रहे हैं और कौन से हक से मांग रहे हैं, ये बताइए हमें। हम आज आदिलाबाद के एक नौजवान के तौर पे आपके सामने आ रहे हैं। आदिलाबाद में एक अंतर्जातीय स्थायी विश्वविद्यालय, उसमें 20% आरक्षण यहाँ के विद्यार्थी लोगों को देना चाहिए। दूसरी बात क्या है बोले तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास उगता है, कपास से एक टेक्सटाइल पार्क आना चाहिए और उसमें 80% आरक्षण यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए होना चाहिए। तीसरी मुद्दा है यहाँ के रिम्स सुपर स्पेशलिटी में 2.5 साल हुआ, 250 करोड़ से सुपर स्पेशलिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे डेवलपमेंट करे, मगर यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हमारा यही मुद्दा है। तेलंगाना असेंबली में हम एक स्पेशल बिल पास करेंगे कि आदिलाबाद बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है और आदिलाबाद है ना ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, कंपलसरी यहाँ पे बेसिक हेल्थ स्कीम के नीचे यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स को रिक्रूट करना मजबूर कर देते हैं। चौथा पॉइंट, यहाँ के पेनगंगा जो भी प्रोजेक्ट है वो पूर्ति रूप में बनाकर हर गांव में कैनाल लेकर वहाँ के जो भी काश्तकार लोगों को 3 टाइम फसल उगाए, वैसा हमारा पूरा काम रहेगा। 5th पॉइंट क्या है बोले तो आदिलाबाद के जो भी मंडल में, रूरल यूथ में और स्लम में जो भी यूथ रहते हैं उनके लिए एक 5 से 10 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम इस्टेब्लिश करेंगे और उनको रोजगार देंगे। और इस साथ साथ हम हर एक रूरल मंडल से, बेला होंदो, जेनात होंदो, आदिलाबाद रूरल होंदो और टाउन में स्लम एरिया से एक विद्यार्थी को IAS कलेक्टर बनाएंगे और एक डॉक्टर बनाएंगे और एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट करने का पूरा हमारा जिम्मेदारी है। ये 5 साल में हम पूरा शामिल हो सकते हैं आदिलाबाद के जनता के लिए। और आपके सामने इसी चीज़ों को बताते हुए आपके सामने वोट मांगने आया हूँ। हमारा सिंबल है गन्ना किसान, చెరుకు రైతు गुर्तु, सीरियल नंबर 8 पे वोट दबाओ और आदिलाबाद के नवयुग को आदिलाबाद के सामने और स्टेट असेंबली के सामने रखो बोल के आपसे विनती कर रहा हूँ। तो दर्शकों, ये थे ज्ञानेश LLB। इन्होंने पूरी कहानी बताई। ये युवा है और किस तरह से इलेक्शन में लड़ने का, इन सभी दिग्गजों से जंग करने का इरादा बना लिया है। क्योंकि इन्होंने देखा ना ही तो अपोजिशन में दम है, ना ही तो पक्षपात में दम है, क्योंकि ये सब मिली जुली सरकार है और ये मिल बांट कर ही ये सल्तनत चला रहे हैं। क्योंकि अब अगर ज़िले को डेवलप होना है, ज़िले का कुछ तरक्की करना है, ज़िले में कुछ नया कुछ करना है, तो एक युवा को आगे बढ़ना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर किसान रहते हैं और आदिलाबाद ज़िला जो है वो बैकवर्ड ज़िला है, यानी आदिवासियों का ज़िला माना जाता है। लेकिन उसको आदिवासी के ज़िले की तरह देखा नहीं जा रहा है। जहाँ पर भी फंड आता है उसको दबा दिया जाता है और कई लोगों के ज़बान भी बंद किए जाते हैं। अभी इसमें हमने पूछा कि आपका मुद्दा किस पर रहेगा, आप MLA अगर बन जाएंगे, आप विधायक जब बन जाएंगे तो आप क्या क्या करेंगे। तो ये सारे जो योजनाएं हैं इनके खुद घोषणा पत्र इन्होंने बनाया है और BCY पार्टी की तरफ से ये घोषणा पत्र है और युवाओं के लिए लाभदायक माना जाता है। ज्ञानेश कहते हैं कि 2.5 साल हो गया रिम्स अस्पताल बनकर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर इन्हीं के इन पक्ष और विपक्ष में ही झगड़े चल रहे हैं। तो बताइए वहाँ पर क्या डॉक्टर आ सकते हैं? अगर ऐसी ही चलती रही स्थिति तो आने वाले 15 साल भी इसी तरह गुजर जाएंगे। और ज़्यादातर शिक्षण के बारे में कहा, जो विद्या के बारे में सबसे जो तरक्की की चीज़ है वो विद्या का लेना तरक्की मानी जाती है। रोड, नाली, ये सब सहूलतें बनाने से तरक्की कोई ज़िला नहीं करता, बल्कि असल में ज़िंदगी में जो जिसको देना है वो युवाओं को विद्या देना है, उनको शिक्षण देना है, उनको शिक्षा देना है, वही आगे चलकर बढ़ चढ़ कर रहेंगे। और शिक्षा का तो इस तरह से पिछड़ा हुआ ज़िला है, यहाँ पर ना कोई बड़े कॉलेजेस है। और बेला की भी बात की, आज बेला में इंटरव्यू, बेला की भी बात की, यहाँ पर मराठी डिग्री कॉलेज होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। वो बेला मंडल में रहकर, जैनत मंडल में रहकर, आदिलाबाद जिले में रहकर इन्होंने पूरा जांच और पड़ताल की और अपना कदम आगे बढ़ाया और कहते हैं कि मेरा जो निशान है वो किसान गन्ने का निशान है। अगर जीत कर आ जाऊंगा और आपका सपोर्ट मिलेगा तो ये जितनी भी योजनाएं हैं, मैंने जो 5 पॉइंट्स बताए हैं वो 5 पॉइंट्स को पूरा मुकम्मल करूंगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य युवाओं को आगे बढ़ाना है, क्योंकि युवा
कुछ और अलग दिशा में भटक रहे हैं। कोई नशे में है तो कोई गंजेटी है तो कोई और कोई नशे में डूबा हुआ है। लेकिन आजकल का युवाओं को सामने ले जाकर अगर उसकी ज़िंदगी संवारना है तो उसको अच्छे से शिक्षा देकर, उसको अच्छी नौकरी देकर, जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगारी में लगाकर उनके परिवार को, उनके माँ बाप को, उनके फैमिली को सुखी संसार बनाने का ये पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और कहा है कि अगर ऐसे ही चलते रहा, आप जिन दिग्गजों की बात कर रहे हैं, अगर इन दिग्गजों पर आप अगर भरोसा करते रहे तो ये दिग्गज आगे बढ़ते रहेंगे और आप गरीबी होता रहेगा। और सीधे से तीनों भी पार्टी के ऊपर तंज कजा और तीनों भी पार्टी के ऊपर निशाना साधा, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी नॉमिनल है, ये पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन काम असल इनका पूरा डम्मी है। सिर्फ ये विकास का नाम ही विकास रख चुके हैं, लेकिन विकास का कोई इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसीलिए युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को ऐसे यूथ में जाना चाहिए और युवा कुछ करना है तो ऐसे पार्टियों में ज्वाइन होकर इन पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा ज्ञानेश का कहना है। पेशे से LLB है, लेकिन अपनी मोटी ताज़ी कमाई छोड़कर युवाओं के अपने ज़िले के ज़िला वासियों के लिए ये फिक्र करना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ और एक अगले दिग्गज के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ।